हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो MPS कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं। उन सभी के पास में MPSE 0011 का सब्जेक्ट है, यानी वो विश्व में यूरोपियन संघ को पढ़ रहे हैं या फिर यूरोपियन यूनियन इन द वर्ल्ड केसेस को पढ़ रहे हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम उन सभी ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये वही क्वेश्चन है जो आप सभी के एग्जाम में आने वाले हैं, क्योंकि मैंने अब तक आप सभी के काफ़ी सारे एग्जाम्स के लिए क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाई है, और उसमें भर भर के आपके पेपर में क्वेश्चंस आए। और बहुत सारे बच्चे बार बार ही हमें कहते हैं कि सर आपके वीडियो का मुझे इंतज़ार रहता है, क्योंकि आप जो क्वेश्चन बताते हो वही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो भाई चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। एक एक करके आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार की स्लाइड आएगी, और इन स्लाइड्स के थ्रू हम आप सभी को वे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे हम उन सभी को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 रहने वाला है जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें आपको 3 संधियां पक्का करके जाना है। एक आप सभी के सामने मास्ट्रिक्ट संधि है, दूसरी संधि आपकी न्यास की संधि है, और तीसरी संधि आपकी अमस्टरडम की संधि है। ये 3 संधि आपको पक्का करके जाना है। 100% आपसे इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस पूरे सब्जेक्ट में अगर 50 नंबर का पेपर आपका आना है, यानी इस 50 नंबर में से 10 नंबर अगर आप चाहते हो पूरे, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। और मैंने तीनों के तीनों क्वेश्चंस को मैंने आप सभी के लिए एक्सप्लेन ऑलरेडी कर रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देखना चाहो तो आप देख भी सकते हो। बाकी फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी को क्या करना है, आपको एम्स्टर्डम की जो संधि है आपको इसको पूरा का पूरा करना है। इसकी प्रमुख विशेषताओं को बताना है, कब ये संधि हुई, क्या क्या प्रॉब्लम थी, या क्या क्या इसके बीच में लोगों के बीच में एकता की बात हुई, उन सभी बातों को मैंने इसमें आपको समझा रखा। मैं काम करूंगा आप सभी के लिए, जो प्लेलिस्ट है वो आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हो आप वहां से। इसके बाद में यूरोप के एकीकरण में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। यूरोप के एकीकरण में प्रमुख रूप से अगर हम देखें, यूरोप का एकीकरण करना एक मील का पत्थर रहा। ऐसा क्यों कहते हैं, यानी यूरोप में आप देखते हो बहुत सारी कंट्री है, और उन सभी देशों को यूरोपीय संघ में शामिल करना एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। और ये चुनौती इसलिए रही है क्योंकि सभी के सभी आप डाइवर्सिटी देखने को मिलती है आपको यूरोपीय यूनियन के सदस्यों में। कुछ ऐसे देश थे जो शीत युद्ध के काल में पूरी तरीके से पूंजीवादी रुख रखते थे, कुछ ऐसे थे जो सोशलिज्म को फॉलो करते थे, सोशलिज्म को मानते थे। और साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन ने केवल ये नहीं किया कि अपने आप को केवल इंटीग्रेट कर लिया है, यूरोपीय यूनियन ने सिर्फ केवल अपने आप को एकीकृत ही नहीं किया है। देखो, अगर आप देखोगे तो इसने अपने आप को यूरोपीय संघ बना लिया। संघवाद की तरह यहाँ पर यूरोपियन यूनियन ने अपने पार्लियामेंट बना लिया, यूरोपियन यूनियन ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, यूरोपियन यूनियन ने अपनी साझा मुद्रा बना लिया, यूरोपियन यूनियन ने अपना एक तरीके से संविधान बनाने की भी कोशिश करी है। इनका साझा राष्ट्र ध्वज है, राष्ट्रीय गीत है, और साथ ही साथ में इन्होंने एक वीज़ा नीति, नागरिकता के कॉन्सेप्ट में भी इन्होंने काम किया है। संविधान के ऊपर भी काम चल रहा है, लेकिन कुछ बुनियादी कमी है जिसकी वजह से जो एक तो डेनमार्क है जो बार बार ही इसमें अड़ंगा डलाता है, या फिर हम कह सकते हैं वहाँ पर उसको जनमत नहीं मिल पाता। इस वजह से यूरोपियन यूनियन में थोड़ी सी एकता की कमी दिखाई देती है। और इसके साथ साथ आपने ब्रेक्जिट के बारे में ज़रूर पढ़ लिया होगा जब आप यूरोपियन यूनियन को पढ़ रहे हैं, क्योंकि ब्रिटेन जो है यूरोपियन यूनियन से एग्जिट हो गया, उसे ब्रेक्जिट कहते हैं। तो ये यूरोप के अंदर हम देखें तो एक मील का पत्थर इसलिए भी रहा है ताकि उनके देशों के बीच में सदस्यता के बीच में सहमति नहीं बन पा रही है। क्वेश्चन नंबर 3 है ये आप सभी के सामने, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन आप सभी के लिए यहाँ पर मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं, 20-22 क्वेश्चन कुछ आप लोगों के लिए हैं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय समुदाय के सामान्य विदेश नीति। मैंने अभी बताया कि इन देशों ने अपनी समान विदेश नीति और समान सुरक्षा नीति है उसका संक्षिप्त व्याख्या करना है। यानी यूरोपीय संघ के जितने भी देश हैं उन सभी की जो फॉरेन पॉलिसी है वो एक साझा बनती है, सुरक्षा नीति एक साझा बनती है। जैसे कि यूरोपियन यूनियन में आप सभी को पता है पहले 2 देश ऐसे थे जिनके पास में परमाणु हथियार थे। अब भाई 2 देश नहीं रहे क्या? नहीं, हम यहाँ पर कहेंगे कि जो ब्रिटेन है वो एग्जिट हो गया, जिसकी वजह से एकमात्र देश फ्रांस ही बचा है जिसके पास में न्यूक्लियर वेपन है। तो भाई यूरोप के ज़्यादातर जो देश हैं वो परमाणु विस्तार को खतरा मानते हैं, और उनका कहना है कि परमाणु हमें इतना नहीं बनाना चाहिए क्योंकि उससे ज़्यादा पैसा और उससे ज़्यादा हमें रिसोर्सेज जो है हमारे देश की सुरक्षा, हमारे देश की डेवलपमेंट, इन सब की ओर ध्यान देना चाहिए। तो सारे के सारे एक सुरक्षा नीति अपनाते हैं, सबकी कॉमन फॉरेन पॉलिसी है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जो आप सभी को एग्जाम के लिए करना है।
अगला क्वेश्चन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें आपसे पूछा गया है यूरोप के एकीकरण में फ्रांस का महत्व। आपको पता है, फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने ही सबसे पहले एकीकृत यूरोप का सपना देखा था, जिस प्रकार से अमेरिका है, और उन्होंने इसके लिए कार्य भी किए थे। ये मैंने आप लोगों को बता भी रखा है। जब आप एम्स्टर्डम की संधि, न्यास की संधि या मास्ट्रिच संधि के बारे में पढ़ोगे तो उसके अंदर मैंने ये चीज़ आप लोगों के लिए हाईलाइट कर भी रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें आपसे पूछा गया है, एक तो आपको यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य जो अमेरिका है, इनके बीच में क्या क्या संबंध है और इनके संबंध पूरी ग्लोबली क्यों इंपॉर्टेंट रखते हैं, ये भी आप सभी को बताना है। क्योंकि पता है ये दोनों महाद्वीप ऐसे हैं जो विश्व व्यापार पे अपनी अधिकतर हिस्सेदारी रखते हैं। विश्व में सबसे अधिक डेवलप्ड कंट्रियों में से एक है। विश्व में तकनीकों का भंडार इन देशों के पास में है, और साथ ही साथ में विश्व की बहुत सारी एमएनसीज जो है उनका जो निर्धारण इन देशों के द्वारा ही होता है, या फिर हम कह सकते हैं उनके मालिक ये देश ही। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एम्स्टर्डम की संधि आ गई। देखो, एक मास्ट्रिक्ट संधि है और एक एम्स्टर्डम की संधि है, जैसे कि मैंने बताया था। इसकी प्रमुख विशेषता और एक आपकी न्यास की संधि भी है। 110% क्वेश्चन है। एक ये क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो देखो, ये सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरी तरफ से जो, अगर मैं पर्सनली 10 क्वेश्चन अगर सिलेक्टेड कहूँ कि मैं पेपर के लिए बनाऊंगा, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको ये क्वेश्चन करना है। इसके बाद में आपको ये भी क्वेश्चन करना है कि भाई भारतीय यूरोपीय संघ के संबंध के स्वरूप को बताइए। यानी भारत के, हम इंडिया के हैं, और यूरोपियन यूनियन के जो रिलेशन है वो किस प्रकार के हैं। आप सभी को पता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यूरोपियन यूनियन में भी अधिकतर देश जो है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के थ्रू ही कार्य करते हैं। तो भारत और इनके संबंध अच्छे हैं। अगर हम बात करें, अच्छे हैं क्योंकि, लेकिन भारत के ऊपर कश्मीर मसला जब भी उठता है तो यूरोपियन यूनियन के सदस्यों का कहना है कि भारत ने बहुत सारे लोगों के ऊपर जातिगरीय मानवाधिकार जो है उनका हनन किया है। इस वजह से हमारे उसके बीच में थोड़े से मतभेद भी हैं। बाकी अगर हम देखें तो यूरोपियन यूनियन के सदस्यों के बाद में अगर सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की अगर किसी की बात होती है तो वो भारत की होती है। भारत के लिए ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जितने भी यूरोप के ताकतवर देश हैं, चाहे वो जर्मनी की बात करें तो वो भारत के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। तो भारत और इनके संबंधों की बात करें तो वो संबंध अच्छे हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर जो है अगर आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर इससे पहले वाला क्वेश्चन नंबर 5 था, ये क्वेश्चन नंबर 6 था, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर, और ये आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, यूरोपीय संघ की साझा या साझी कृषि नीति में सुधार और इसकी आलोचनात्मक परीक्षण की। यानी आपको इस वाले क्वेश्चन में ये बताना है कि यूरोपियन यूनियन के अंदर क्या क्या सुधार की बात चल रही है, क्या क्या सुधार किया जाना चाहिए यूरोपियन यूनियन के अंदर। इस वाले कॉन्सेप्ट में आपको इस चीज को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर यहाँ पर आ चुका है। इस वाले क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन नंबर 9 है, यूरोपीय संघ के न्यायालयों के बारे में। देखो, यूरोपीय संघ के 3 क्वेश्चन, एक तो न्यायालय के ऊपर है, एक इसके संसद के ऊपर है, एक इसकी निर्णय प्रक्रिया। जो न्यायालय पढ़ेगा तो निर्णय प्रक्रिया भी पता चल जाएगी। यूरोपियन यूनियन की जो न्यायालय है इसके विभिन्न अंग और कार्य बताइए। तो भाई देखो, इसके कार्य क्या है। भाई न्यायालय है, न्यायालय का कार्य क्या होता है? न्याय करना। न्याय करना, देशों के बीच में न्यायकरण करने का कार्य है। देशों के बीच में इसके पड़ोसी देश हैं या फिर जो यूरोपीय संघ के यूनियन के ही देश हैं, अगर उनको किसी बात को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है, विवाद चल रहा है, तो इन विवादों को सुलझाना। कई बार क्या होता है कि आप सबने देखा है कि ये अपना संविधान पूरी तरीके से नहीं बना पा रहा है, लेकिन कई बार इसके संसद में कई ऐसे रेजोल्यूशन भी पास होते हैं जो केवल ताकतवर देशों को ही फायदा पहुंचाते हैं। तो ऐसे समय में ये न्यायपालिका एक्शन में आती है और ऐसे रेजोल्यूशंस को क्या किया जाता है, निरस्त कर दिया जाता है। या फिर किसी देश की विदेश नीति खतरे में होती है और ये अपना फैसला ले रहा होता है, इसके सदस्य देशों में अगर कोई कमजोर देश है जिसके ऊपर इसके फैसलों से प्रॉब्लम हो रही है, इसके सदस्य देश जो फैसला लेना चाहते हैं, तो ये उसमें एक्शन लेता है। या फिर हम कह सकते हैं ये उनके विवादों को सुलझाने के लिए है। साथ ही साथ में सारी की सारी इसकी जो न्यायिक जो व्यवस्थाएं हैं जो बनाई गई है यूरोपियन यूनियन के सदस्यों के द्वारा, वो सारी की सारी सही से सुचारू रूप से चल रही है कि नहीं चल रही है, ये कार्य भी इसको सुनिश्चित करने का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शीत युद्ध के पश्चात, यानी शीत युद्ध के बारे में आप सबको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 से लेकर 1991 तक ये दो पक्षों के बीच में, एक तो यूएसए और दूसरा आप सभी का यूएसएसआर, इसके बीच में चला। उसके बाद के वर्षों में यूरोपियन यूनियन ने अपने विस्तार में आने वाली कौन कौन सी चुनौती, आप देखते हो यूरोपियन यूनियन का जब क्या हो गया स्टैब्लिशमेंट, अगर हम देखें तो 1991 में बाद में ही देखने को मिलता है।
ऐसा क्यों? क्योंकि जब सोवियत यूनियन का डिक्लाइन हो गया या सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया, सोवियत यूनियन जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गया, विघटन हो गया उसका, जिसके बाद में हम देखते हैं सोवियत यूनियन के कई सारे सदस्य जो क्या करते हैं कि भाई वो यूरोपियन यूनियन में, ईयू में शामिल होते हैं। और आप सभी को मैंने ये भी बता रखा है, आप सभी को बहुत बारी ये भी बता रखा है कि यूरोपियन यूनियन के सदस्य आएंगे वो उसकी संख्या लगातार बढ़ रही है। और अभी हमने कुछ समय पहले देखा कि ब्रिटेन उसमें से एग्जिट भी हो गया। तो कई सारी चुनौती इसके सामने ये भी है कि कई सारे ऐसे देश हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर जो शामिल होना चाहते हैं, लेकिन उनके अपने पड़ोसी देशों से विवाद चलते हैं। तो यूरोपियन यूनियन ये बिल्कुल भी नहीं चाहता अगर हम ऐसे देशों को अपने सदस्यता दे देंगे तो हमें भी उस विवाद के चक्कर में फंसना पड़ेगा, और साथ ही साथ में वो विवाद के चक्कर में हमारा बहुत सारा समय बर्बाद हो सकता है। या फिर यूरोपियन यूनियन के अंदर ऐसे बहुत सारे देश ऐसे भी जुड़ना चाहते हैं जो कि कट्टर इस्लामवादी देश हैं, और साथ ही साथ में वहाँ पर जनता को जिस हिसाब से लोकतांत्रिक अधिकार मिलने चाहिए वो अधिकार नहीं मिल पाते। तो यूरोपियन यूनियन इस बात से भी कंसर्निंग है कि ऐसे देश इसकी सदस्य चाहते हैं तो प्रॉब्लम हो सकता है। और कई जैसे ब्रिटेन जैसे एग्जिट हुआ, जैसे अभी भी यूरोपियन यूनियन के अंदर कई बार आर्थिक संकट देखने को मिलता है, तो यूरोपियन यूनियन के अंदर एक प्रॉब्लम ये भी रहती है कि कोई देश कभी भी इसमें से क्या ना हो जाए, बाहर। तो ये सभी देशों को एक साथ लेके चलना एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल कार्य हो जाता है। ये वाला भी आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। ये आप सभी का क्वेश्चन नंबर 10 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का क्वेश्चन नंबर 11। मैंने बताया एक क्वेश्चन के बारे में आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। कौन सा एक क्वेश्चन पूछा जाएगा अवश्य? मैंने आपको इसमें बताया कि यूरोपियन यूनियन के अंदर या तो आपसे इसकी न्यायपालिका पूछ रहा है, या तो इसकी संसद के बारे में पूछ रहा है। इसकी आपको संरचना बतानी है, इसके कार्य बताना है और इसका क्या है। संसद का कार्य क्या करना होता है कि भाई जो भी रेजोल्यूशन, जो भी प्रस्ताव है उसको पास करना, बजट वगैरह जो है उस सभी को देखना, साथ ही साथ में विकासात्मक कार्य या फिर जो साझी नीति बन रही है ये सभी देशों के लिए, उन्हें एक मंच प्रदान करना, क्योंकि वहीं पर ही तो आके सारे के सारे लोग अपनी बात को रख पाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं यहाँ पर आपको क्लियर ही कर दूं, या तो चीन के साथ यहाँ लिखा आएगा आपके पेपर में, या फिर आपके यहाँ पर भारत लिखा होगा। अच्छा, ये दोनों ही ना लिखा है तो आप सभी के लिए एक पेपर में बहुत अच्छा वर्ड दक्षिण एशिया लिखा था, क्योंकि आपको पता है दक्षिण एशिया में यानी भारत और उसके पड़ोसी देशों में सबसे भारत एक तो ताकतवर है, उसके बाद में चीन ताकतवर है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये इस तरीके से 3 तरीके से क्वेश्चन सेम बना सकता है, जिसमें भारत, चीन और दक्षिण एशिया आपके पेपर में लिखा आ। क्वेश्चन क्या बनेगा? भारत के साथ, चीन के साथ या दक्षिण एशिया के साथ यूरोपियन यूनियन के संबंधों की प्रकृति बताना है, क्या संबंध रहे और उसके क्या उद्देश्य रहे, संबंध बनाने के पीछे क्या उद्देश्य रहे हैं। आप सभी को ये ध्यान रखना है, चीन आप सभी को पता है एक बहुत बड़ा उत्पादक देश है। भारत की बात करेंगे तो भारत में जो श्रम शक्ति है बहुत ज़्यादा है, सस्ती चीप लेबर में मिल जाती है, और साथ ही साथ भारत जो है भविष्य में एक बड़े बाजार के रूप में, बड़े बाजार के विकल्प के रूप में भी क्या हो सकता है, विकसित है। इसीलिए यहाँ पर ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपीय आयोग, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो, या तो न्यायपालिका के बारे में, या फिर आपके संसद के बारे में, या फिर आपके यूरोपीय आयोग की शक्ति और कार्य। एक क्वेश्चन यहाँ से भी पक्का है कि जिस बच्चे ने 3 क्वेश्चन कर लिए वो क्वेश्चन उन सभी से, देखो 50 नंबर का पेपर आना है, ये 20 नंबर 100%। एक तो मैंने बताया 3 संधि, या तो न्यायस की संधि, एम्स्टर्डम की संधि, या फिर आप सभी का मास्ट्रिक्ट संधि। ये 3 संधि है, ये 3 संधि करोगे आप, कंप्लीट करके जाओ, 10 नंबर पक्के आपके। 10 नंबर और पक्के कैसे होंगे आप सभी को मैंने बताया, या तो न्यायपालिका के बारे में पूछेगा यूरोपीय, या फिर संसद के बारे में, या फिर यूरोपीय आयोग की शक्ति और कार्य। 10 नंबर इसके पक्के। इससे अलावा आपको मैंने यहाँ पर बताया और भी कुछ क्वेश्चन बताए, जैसे यूरोपियन यूनियन की सुरक्षा, साझी सुरक्षा नीति। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप सभी से पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। यूरोपीय संघ की साझी कृषि नीति, एकल मुद्रा के बारे में पूछ लेता है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, एम्स्टर्डम न्यास, इन सभी को मिला के बनाया गया है। यूरोपियन यूनियन के एकीकरण की प्रक्रिया में ब्रिटेन एक अनैच्छिक प्रतिभागी रहा है, क्योंकि ब्रिटेन जो है इससे बाहर निकल गया है, और बाहर निकलने की वजह से ये नहीं चाहता यूरोपियन यूनियन के अंदर रहना, तो ये एक अनैच्छिक प्रतिभागी रहा है। मतलब ये ऐसे सदस्य रहा है जो कई बार पहले भी ऐसा ब्रिटेन ने कहा था कि वो इससे बाहर निकल जाएगा, लेकिन वो पहले बाहर नहीं निकला था। लेकिन हमने देखा सन 2016 में यूरोपियन यूनियन के अंदर ये निर्णय लिया जाता है कि भाई ब्रिटेन जो है वो चाहता है कि वो बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये पूरा एक प्रोसेस था, जो प्रोसेस सिर्फ 1920 सॉरी सन 2020 के समथिंग में लगभग हुआ, और 2016 में ये बात उठ रही थी बहुत ज़्यादा कि यूरोपियन यूनियन से बाहर हो जाएगा। इसके पीछे निकलने का कारण क्या था? जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन पर इसकी वजह से क्या आ रहा था, आर्थिक संकट आ रहा था, आर्थिक संकट आ रहा। और आर्थिक संकट में भी अगर आप देखोगे तो यूरोपियन यूनियन जो है उसकी मुद्रा का नाम क्या है, यूरो नाम है, यूरो नाम है।
यूरो। और जो यूरोपियन यूनियन की यूरो थी वो, और ब्रिटेन की जो करेंसी है उसका नाम क्या है, आप सभी को पता है। ब्रिटेन की जो करेंसी है उसका नाम पाउंड है। तो पाउंड में क्या हो रहा था, गिरावट आ रही थी। तो ये भी आप सभी को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। कि कल ही पेपर है, मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी में बनाया आप लोगों के लिए, तो इसमें हो सकता है कि आपके लिए क्वेश्चन नंबर की थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। इसके बाद में यूरोपियन यूनियन ने क्या किया, यूरोपियन संघ ने या यूनियन ने संविधान पर संधि के प्रावधान का वर्णन करने, यानी क्या क्या उन्होंने, आपको पता है सन 2003-4 के करीब में यूरोपियन यूनियन ने अपना संविधान बनाने की कोशिश करी। लेकिन क्या हुआ कि भाई वहां पर हम देखते हैं संकट क्या रहा, उसमें संकट ये रहा कि जनमत जनमत संग्रह, कई देशों में जनमत संग्रह कराया गया और वो जनमत संग्रह असफल रहा। अब जनमत संग्रह क्यों कराया गया, देखो मैं आपको बता दूं कि यूरोपियन यूनियन कई देशों से मिलकर बना है। कई देश जो है वो मिलते हैं आपस में, के बाद में यूरोपियन यूनियन बनता है। और ये जो यूरोपियन यूनियन है, ये जब अपना संविधान बना लेगा तो इसके बाद में इसके जो सदस्य देश हैं इनके संविधानों की इतनी वैल्यू नहीं रह जाएगी। इसीलिए कोई भी देश इसके अंदर पूरी तरीके से अपना संविधान खत्म करना नहीं चाहता, और ये प्रॉब्लम हमें इसके अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 15 है। आपसे पूछा गया है भारत और यूरोपियन यूनियन के संबंध है उसको बताने आप सभी को क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं जो भारत और यूरोपियन यूनियन के संबंधों को प्रभावित करते हैं। एक तो पर्यावरण का मुद्दा है, पर्यावरण का मुद्दा है पहला। दूसरा वैश्विक वैश्विक महामारी जो कोरोना वगैरह है। तीसरा आतंकवाद। पूंजीवाद का प्रचार, पूंजीवाद का प्रचार। पांचवा व्यापार के लिए उदार नियम। मानवाधिकार, मानवाधिकार की सुरक्षा की भी बात होती है। तो ये सारे के सारे मुद्दे हैं जो भारत के और यूरोपियन यूनियन के संबंध करते हैं, प्रभावित करते हैं। आप इसमें लिखना चाहो तो विश्व शांति और सुरक्षा, ये भी क्या है, देखें ये वो मुद्दे हैं जो इनके संबंधों को आपस में प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें आपसे पूछा गया है यूरोपियन कमीशन। यूरोपियन कमीशन जो है, आयोग को ही बोलते हैं कमीशन, पर में आयोग ना लिखकर कमीशन लिखा है इसने, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। सेम क्वेश्चन है, इसकी संरचना और कार्य में आपको सेम क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि यहाँ पर कैसे भी पूछा गया है। देखो यूरोपीय आयोग की शक्ति और कार्य का वर्णन करें, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये वाला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, यूरोपीय संघ और विश्व अर्थव्यवस्था के लिए यूरो मुद्रा का महत्व होता है। ठीक जैसे पूरे दुनिया में जो अमेरिका का डॉलर है वो व्यापार में एक मुख्य भूमिका निभाता है, ठीक उसी प्रकार से अगर हम देखें तो जो यूरो है ये भी इंटरनेशनल करेंसी है, और ये भी ना केवल यूरोपियन यूनियन के लिए बल्कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छा है। क्योंकि जैसे जैसे यूरोप के रूबल में, सॉरी यूरोप के यूरो में हमें गिरावट देखने को मिलता है, तो वैसे वैसे यूरोप के आपसी जो संबंध है देशों के वो खराब होने शुरू हो जाते हैं, और साथ ही साथ विश्व स्तर पर भी संकट देखने को। तो यूरोप के यूरो मुद्रा का महत्व ज़्यादा है। वर्तमान समय में विश्व में ये मोड ऑफ एक्सचेंज है, हम कह सकते हैं कि ये डॉलर की तरह करेंसी के लेन देन में बहुत ज़्यादा यूज होती है। और यूरोपीय संघ की जो कंपनियां हैं, वो यूरोप की जो कंपनियां हैं वो विश्व के बहुत सारे देशों में और बहुत सारा उत्पादन भी कर रही है, बहुत सारे लोगों को रोजगार भी दे रही है। जब यूरोपीय मुद्रा पे ही संकट आता है तो यूरोपीय की जो कंपनियां हैं वो कंपनियां क्या करती है, वो भी संकट में आ जाती है, और ऐसी स्थिति में पूरे विश्व में संकट आने की। आप सभी को नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरोपीय संघ की और डब्ल्यूटीओ के बीच में आपसी संबंध को बताना है। आप सभी को पता है डब्ल्यूटीओ विश्व स्तर पर क्या करता है, विश्व के व्यापार को बढ़ाने में वृद्धि करता है, और यूरोप के ज़्यादातर देश हैं जो विकसित हैं, जिनके पास टेक्नोलॉजी काफ़ी आई है, और विश्व स्तर पर ये क्या कर रहे हैं, अपनी टेक्नोलॉजी जो है उनको बेचकर अधिक से अधिक लाभ कमाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर जो है वो 18 क्वेश्चन नंबर है, और 18 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि डब्ल्यूटीओ और यूरोपीय संघ के बीच में क्या संबंध है। तो संबंध बहुत सारे हैं, आप सभी को पता है कि विश्व व्यापार में बढ़ाने में दोनों देश दोनों तरह का पक्ष मदद कर रहा है। साथ ही साथ
विश्व के अंदर वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, इसको बढ़ावा देने में भी ये काफी हद तक अपनी भूमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, क्वेश्चन नंबर में पूछा गया है यूरोपीय संघ के संवैधानिक संधि के प्रमुख प्रावधान को ये क्वेश्चन भी पहले आया है यूरोपीय संघ, तो मैं आपको बता देता हूँ यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्वेश्चन अलग अलग भाषा में पूछ रहा है, लेकिन क्वेश्चन का मतलब है यूरोपियन संविधान पर संधि के प्रावधानों को वर्णन कीजिए। और यहाँ पर ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था यूरोपीय संघ को, ये वाला क्वेश्चन है यूरोपियन संघ के संवैधानिक संधि के प्रमुख शर्तों को बताइए। तो वो सेम क्वेश्चन वहां पर मैंने जो एक्सप्लेन किया है, ये क्वेश्चन ये भी रह गया। क्वेश्चन नंबर 20 लिख लेना आप। यूरोपीय संघ को मजबूत बनाने में जर्मनी की क्या भूमिका है? आपको पता है जर्मनी की विश्व स्तर पर जो बहुत सारी एमएनसीज है, और बहुत सारी एमएनसीज होने की वजह से विश्व स्तर पर क्या कर रही है जर्मनी, आज के ज़माने में विश्व स्तर पर बहुत सारी कंपनियों को एक देश से दूसरे देश में व्यापार कर रही है। जर्मनी के पास में प्राकृतिक संसाधन बहुत ज़्यादा है, एमएनसीज बहुत ज़्यादा है, विश्व स्तर पे व्यापार में बहुत ज़्यादा हिस्सेदारी निभा रहा है। इस तरीके से जर्मनी जो है वो यूरोपीय संघ को दृढ़ता मजबूत कर रहा है या फिर दृढ़ता प्रदान कर रहा है। इसके साथ साथ एकल बाजार की बुनियादी विशेषता और ईयू के आर्थिक एकीकरण की भूमिका बताइए। यानी ईयू का जो आर्थिक एकीकरण है उससे क्या लाभ मिल रहा है? विश्व का व्यापार बढ़ रहा है, विश्व में हम देख रहे हैं अल्टरनेट मिल रहा है डॉलर का, जिसे हम विश्व व्यापार के चलन के रूप में उपयोग कर पा रहे हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारे विश्व के ऐसे देश हैं जहाँ पर ऐसे एकल बाजार बन रहे हैं ताकि पड़ोसी देश ही व्यापार को अधिक से अधिक बढ़ाकर और क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, राजनीतिक संबंध देशों के आपस में सुधर रहे हैं। यूरोप की वजह से जो विश्व के बहुत सारे देश हैं वो आर्थिक रूप से एक दूसरे का सहयोग करने को आ रहे हैं। विश्व स्तर पर इन्होंने क्या कर रखा है, अपनी साझा विदेश नीति बना रखी है, वीजा नीति बना रखी है, उसको ही हर एक देश आपको करने की कोशिश। एक नियाज की संधि भी मैंने आपको बताई है, वो भी आपको तो नाइस नाइस ही लिखा होगा, नियास या नास संधि। जो क्वेश्चन मैंने करवा रखा है, आप लोगों ने नहीं किया तो आप इसको जरूर कर ले, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आपको मिले तभी उसका पूरा लाभ ले सकें। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इस नंबर कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे साथ ही साथ में का एग्ज़ाम कैसा गया आप मुझे ये भी बताना, आप सभी एग्ज़ाम में अच्छा कर पाए। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय